सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उन दो पहलवानों से जो एक दूसरे को दूर दूर से मसल्स दिखाते हैं, ललकारते हैं, धूल चटाने के दावे करते हैं, लेकिन अखाड़े में आने से कतराते हैं, घबराते हैं। और ऐसा ही कुछ पीटीआई और हुकूमत के दरमियान भी चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का ऐलान करती है और पीटीआई के जो रहनुमा बुलंदबांग दावे भी करते हैं, कहते हैं कि जी कप्तान के खिलाड़ियों का वो जलसा होगा कि पंडाल छोटा पड़ जाएगा, एक नई तारीख रकम होगी और फिर वो सियासी धमाल पड़ेगा कि धरती लर्ज जाएगी। इन दावों पर हुकूमत कहती है कि इन दिलों में तेल नहीं रहा। अच्छा, कि जलसा क्या, जलसी भी नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही जब जलसे का वक्त आता है वज़ारत दाखिला अमन अमान का इशू बनाकर जलसे की इजाज़त कैंसिल कर देती है। फिर तहरीक इंसाफ के अरमानों पे जारी बात है पानी भी फिर जाता है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से कभी कहा जाता है कि इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर इजाज़त वापस ली गई और फिर कभी मुहर्रम का हवाला दिया जाता है। अब दो सियासी पहलवानों की इस जलसा कहानी को सुनते सुनते तकरीबन 1.5 माह होने को है। अदालत की हिदायत पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने तरनोल के मुकाम पर पीटीआई को अखाड़े में आने की दावत यूँ दी कि चलो जी तुसी यह शौक़ भी पूरा कर लो। और फिर सिर्फ एक रोज़ पहले कमिश्नर इस्लामाबाद ने जलसे की जो इजाज़त है वो मनसूख कर दी। पुलिस और एफसी की भारी नफरी से इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते सील कर दिए गए, स्कूलों कॉलेजों की छुट्टी भी कर दी गई। इसके बावजूद तवक्को थी कि जो तहरीक इंसाफ है इस बार आसानी से नहीं मानेगी। अच्छा, कम अज़ कम हाल ही में अडयाला जो यात्रा है उसके बाद फाल होने वाले शेर अफजल मरवत साहब, उनके दावे तो ऐसे ही थे कि इस बार जो जलसा है अगर ना हुआ तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। अगर रुकावटें खड़ी की गई तो क्या कह रहे थे जी KPK से करेनो शरेनो के साथ आने वाला जो कारकुनों का एक बहुत बड़ा एक सेले रवां है वो आ जाएगा और सारी रुकावटें जो हैं वो हम पानी की तरह बहा कर ले जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ जिसका अंदाज़ा था। इंतज़ामिया ने क्या किया कि पीटीआई को जलसे के लिए 8 सितंबर की नई तारीख पर तरखा दिया है और कमाल ये हुआ है कि पीटीआई मान गई है। आज़म सवाती ने अडयाला अपने कप्तान से मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी करने का ऐलान करके सबको हैरान और हुकूमत का काम आसान कर दिया। ये ज़रा देखिएगा। तो सुना हमने। अब ये जो सूरत हाल है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पीटीआई के पावर शो से हुकूमत परेशान है कि अगर पीटीआई का जलसा जानदार किस्म का हो गया तो फिर उनका जो बयानी है वो कहाँ जाएगा। और तहरीक इंसाफ इस बात से बाकायदा खाइफ है कि अगर जलसे में कारकुनान की हाज़िरी कम रही तो सारा जो भरम है वो खुल जाएगा। यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि कप्तान की जो गिरफ्तारी है और पार्टी क़यादत वकीलों के साथ जो हाथ में आने के बाद पीटीआई अब तक कोई बड़ा पावर शो कर सकी है और ना ही कप्तान को अडयाला से रिलीफ दिला सकी है। यानी दावे करते हैं लेकिन दावे पूरे नहीं कर पाते। पार्टी क़यादत पे कारकुनान ही की जानिब से नहीं बल्कि कप्तान के करीबी जो अजीज़ हैं वो भी उंगलियां उठाने लगे। आज अलीमा खान की एक लीक जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, ज़रा ये सुनिएगा। जी तो सुना आपने। इस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अहमद उवैस साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अहमद साहब, ये क्या चल रहा है? अलीमा खान साहिबा की ऑडियो आपने भी सुनी, ये किससे बात कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशानी का इजहार कर रही थी। ये पार्टी में वाकई ये जो आप लोगों की पार्टी में एक बाकायदा डिवीजन है कि कुछ लोग एक राय रखते हैं, कुछ दूसरी राय रखते हैं। अब इससे तो इस बात पर मोहर लग गई, ये जो ऑडियो है। देखिए, बात यह है कि इसमें शक नहीं है कि पार्टी एक बहुत बड़े क्रिटिकल फेज से गुजर रही है जी। और पार्टी लीडर इमरान खान तो जेल में है ही और मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात उनके ऊपर FIRs जितनों में कन्विक्शन हुई थी वो बरी हो गए, लेकिन इसके बावजूद उनको मुलव्वस किया जा रहा है। अब यहाँ पे जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन और जब इस तरह से एक पूरी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलके एक मुकाबले में खड़े हो जाएं तो वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। अब ये इस वक्त हिकमत अमली जो है वो पीटीआई की ये होगी कि वो अपना ताकत का मुजाहरा करें, लेकिन इस तरीके से कि जिसमें वो एतमाल जो वो करना चाहते हैं कि मार दहाड़ और एक खौफ तारी करें, उससे भी इज्तनाब किया जाए। और एक आस्पेक्ट ये भी है इसका कि जो इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप जो इस वक्त बाहर है और जो असम्बली में भी है वो गालिबन इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और जिसे कहते हैं ना कि आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन, उसके अभी वो इतने माहिर नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है, वो ये है कि ये
कमिटेड हैं, सिंसियर हैं इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ, उसकी सोच के साथ और मुहिब वतन है। इसलिए यकीन आज वो बंद हो गया। लेकिन ये ऐसा बार बार अगर आज कमिश्नर के कहने पे इन्होंने इस तरह से किया और इसको मुलतवी कर दिया तो 8 तारीख जो सितंबर की दी गई है, तो अब ये मत समझें कि उस दिन फिर किसी डिप्टी कमिश्नर के ऊपर या किसी कमिश्नर के ऊपर या किसी सेक्रेटरी के ऊपर ये कहने के ऊपर दोबारा से ये मुलतवी हो जाएगा। जब अब और इसकी हिकमत अमली जो है प्रॉपर तरीके से बना ली गई है, कुछ बनेगी और भी मजीद भी, और फिर किसी कमिश्नर के ऊपर और किसी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी के ऊपर और किसी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे वो नहीं रुकेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि हालात इतने हाथ से निकल रहे हैं कि ये जलसा तो एक ईज आउट करता है। ये तो जो आउटबर्स्ट ऑफ जो इमोशंस है उससे सिचुएशन जो है वो कूल डाउन होती है। ये इनको समझ नहीं आ रही। इसको रोक रखेंगे तो नुकसान होगा और ज़्यादा, क्योंकि लोग महंगाई से और दूसरे मामला से इस कदर तंग हैं कि वो तो रुके हुए बैठे हैं। किसी वक्त भी वो आउटबर्स्ट जब उनका हो गया तो ये एक मजाल नहीं है कि कोई रोक सकेगा उसको, क्योंकि वो तो तंग आके निकलेंगे जब, और वो लाखों में हजारों में निकलेंगे। और उस सूरत में ये ना एस्टेब्लिशमेंट रोक सकेगी ना पुलिस रोक सकेगी। सर, लोगों का ये तासुर है कि लाखों और हजारों में नहीं निकलेंगे, ये अब आप लोगों को भी समझ आ गई है? नहीं साहब, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ अच्छा कि ये ना समझिए कि वो पीटीआई की कॉल पे निकलेंगे। अच्छा, वो निकलेंगे जो सोशो पोलिटिको इकोनॉमिक सिचुएशन से तंग आए हुए हैं। जो हालात हैं यहाँ पर, एक ढिल्ले की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है जो लगी भी हुई थी, मामला खराब हो गए बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट इंतहाई हद तक बढ़ चुकी हुई है, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो परसेंटेज है वो 55% से क्रॉस कर चुकी है। ये तो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये वो जब इस तरह से कोई निकल आएगा, आपने बांग्लादेश में देखा जब वो किसी इशू पे निकल आए थे ना, जब एक दफा हम फैसला कर लें और डेस्परेट हो जाएं, ये डेस्परेट होकर अब निकलेंगे लोग अपने मामलात के लिए कि जिनके घरों का जो रेंट है उससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो ये कब तक ये रुकेगा? ये मामला रुकेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा। और ये नॉन इलेक्टेड लोगों के ऊपर जो इन्होंने धौंस धांधली से जो हुकूमत बना ली हुई है, ये 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात ही है। ये चल नहीं सकेगी किसी को। जिसको मैंडेट आवाम का नहीं होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है वो ज्यादा देर नहीं चल सकता। और ये मुनाफत कितनी चला लेंगे आप? कब तक ये कहेंगे खड़े होकर जो है वो DGISPR के जी हम तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते और हम कोई गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत जो है वो नहीं होने देंगे। तो आप पाकिस्तानी कौम पूछती है कि DG साहब आप ये बताइए कि गैर आइनी हरकत जो है आइन का तहत जो आपने ओथ लिया हुआ है, आप पॉलिटिक्स में क्यों इंटरफेयर करते हैं? आप पार्लिमानी मैटर्स के अंदर और सारे पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, जबकि आपके ओथ में लिखा हुआ है कि आप यू विल नॉट इंडल्ज योरसेल्फ इन पॉलिटिक्स। सर देखिए, वैसे एक बात है, ये जो करीनों की बातें हो रही थी, करीने शरीने लेकर आ जाएंगे, माहौल को ख़राब किया जाएगा, और अगर वाकई माहौल ख़राब हो जाता तो फिर जिम्मेदारी किस पर आती? फिर आप लोगों ने कहना था, आप लोग तो 9 मई की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आप लोग कहते हैं 9 मई भी जो है वो आप लोगों पे इल्ज़ाम है और शायद नून लीग ने करवा दिया, किसी और ने करवा दिया। तो अगर हालात ख़राब हो जाएँ उसके बाद आप लोग जिम्मेदारी लेंगे? फिर आप कहेंगे तो हुकूमत ने खुद करवा दिया। इवेंचुअली जब फिर जुलूस ये आएंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है उनका, अदालत से ये बात दोबारा से इसका हुक्मनामा भी आ जाएगा और फिर उसके बाद ये डिस्टर्ब करेंगे तो फिर कानून ये तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे। और क्योंकि हम कानून नहीं तोड़ेंगे इसलिए हम बेखौफ होकर निकलेंगे फिर और आएंगे सामने। बाकी बात यह है कि 9 मई का जो वाक़या है वो वाक़या ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, वो इसी वजह से इंक्वायरी नहीं हो रही। 2 चीज़ें आप जो उसका एक जिसे कहते हैं ना लिटमस टेस्ट, उसका 2 चीज़ों पे है। उसकी आज 1.5 साल होने को आ रहा है, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। और दूसरी बात ये कि इतना लंबा अरसा गुजर गया, उसका ट्रायल क्यों नहीं हुआ? वो बेचारे जेलों में जो उनको रखा हुआ है बगैर ट्रायल के अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली हिरासत में रखा हुआ उनको। तो इसलिए क्योंकि वो झूठ है, एविडेंस नहीं है उसकी। एविडेंस जहाँ पे जाएंगे तो एविडेंस इनके खिलाफ जाएगी सारी। तोड़ फोड़ तो अंदर पहले हो चुकी हुई थी,
इसकी वीडियो से बेतहाशा हैं, आपने भी देखी होंगी। तो ये मामला तो अभी बहुत ख़राब है जो ट्रायल में, क्योंकि जब मैटर आएगा तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें सामने शहादत के तौर पे पेश की जाएंगी तो जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस होंगे उनके ऊपर डिफेंस काउंसिल को पूरा कुल्ली जो है वो क्रॉस एग्जामिन करने का, जिरा करने का हक होगा। और जिरा में वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वो इनकार नहीं हो सकता, ओपन कोर्ट होता है। इसलिए ये इतना क्रिटिकल और इतना ये सेंसिटिव फेज है इनके अपने लिए भी, और इसी वजह से अब तक जो है उसको ट्रायल नहीं किया गया और रोके बैठे हुए। अब बताइए, अब 100 साल 1.5 साल के बाद अब कहते हैं वो जनरल फैज़ हमीद भी मुलव्वस था उसके अंदर, अब वो इमरान खान को मुलव्वस करेंगे उसके अंदर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक वकूआ हुआ और वकूआ के बाद FIR भी हो गई, 1.25 साल के बाद आपको पता लगा कि जी ये भी मुलव्वस है। अगर ये इंटेलिजेंस का हाल है हमारी, और तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना, फिर पाकिस्तान तो सिक्योरिटी रिस्क है इन लोगों के हाथों में। अच्छा जी, तो आप लोग अगर होते तो आप क्या कर लेते सर? आप लोगों ने जहाँ तक पहुँचा दी है, जब आपकी गवर्नमेंट थी तो क्या कुछ होता रहा? अभी भी आप लोगों से चीज़ें नहीं संभल रही, मामला नहीं संभल रहे हैं। ये फैज़ हमीद साहब का जो मामला सामने है उस पर खान साहब ने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं वो भी आपके सामने, उन्होंने पहले कहा जी मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो मतलब उनको भी पहचाने से उन्होंने बाकायदा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने उनसे रब्ता रख के क्या करना था। साथ ही उनके एक ओपन ट्रायल के हवाले से बात कर दी। हालांकि आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि मिलिट्री में जो कवानीन होते हैं, मतलब इमरान खान साहब, फिर आगे से जो बावसूख ज़राए से खबर सामने आई कि फिर इमरान खान साहब को इस बात का जवाब भी सुनने को मिल गया। देखिए, वो तो उन्होंने प्रीएम्प्ट करके उनकी अपने इन्वॉल्वमेंट की, क्योंकि उनके साथ जो उनका जो सामने आई थी, जो उनकी तरफ से हैंड आउट हुई है खबर, उस खबर में तो ये था ना कि वो 9 मई के हवाले से ये मशवरे देते रहे और इनकी प्लानिंग के तहत ये सारा काम हुआ है। ये बात जो है ये इनको पता लगी 9 मई के वाक़या के दिन के आज 1.25 साल 1.5 साल के बाद इनको पता लगा ये बात। तो ये उन्होंने प्रीएम्प्टिव एक अबंडेंट कॉशन के तौर पे इमरान खान ने ये कहा कि फिर इनका ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि सब कौम को भी पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ना कि ये कहते कुछ है होता कुछ है। एक वो आप बार बार आ जाते हैं, कुछ अरसे के बाद जनरल साहब आके, और गालिबन हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को तो पता भी नहीं लगता होगा कि ये उनके नीचे जो ऑफिसर हैं वो किस हद तक पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस हो चुके हैं और क्या कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। ट्रांसपेरेंसी डिमांड करती है कि आप, मैंने तो इसको अप्रिशिएट किया था कि जनरल फैज़ हमीद अगर इन्वॉल्व हैं और डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। कोर्ट मार्शल किया जा रहा है एक लेफ्टिनेंट जनरल को, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है डिमांड करती है कि आप उन ऑफिसर को भी ज़रूर हाथ डालें जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाकिस्तान के आइन की और अपने ओथ की वायलेशन करते हुए। तो फिर बहुत अच्छा होगा, फिर सबको लगेगा कि ये बड़े इंसाफ पसंद भी हैं और ट्रांसपेरेंसी भी है इनके सारे काम के अंदर और इम्पार्शियलिटी भी है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है आवाम की नज़र में बढ़ेगी। अदरवाइज फिर वो मामला जो हैं वो और ज़्यादा खराबी की सूरत की तरफ जाएंगे। इस अंदाज में गई थी। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया जी अहमद उवैस साहब, आपके वकील। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करते हैं मुल्क के एक ऐसे इशू की जो समाजी भी है, माशी भी है, सियासी भी है और कहने के अवामी भी है। और इस मसले के हल के लिए हुक्मरानों से रब्ता किया गया। प्रिंट मीडिया मुसलसल लिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है, मामला अदालत में भी जा चुका है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि मुल्क में इंटरनेट को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है। अब हाल ये कि एक तस्वीर भी डाउनलोड की जाए तो कैलेंडर पर तारीख बदल जाती है, तस्वीर डाउनलोड नहीं होती है। सरकार की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए से पहले बताया गया कि सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन
VPN फायरवॉल जारी है। सब ने कहा कि जी बहुत अच्छा, और फिर इंतज़ार करते रहे कि जी ये जो आतिशी दीवार है आखिर कब मुकम्मल होगी, लेकिन जाने कौन सी दीवार है कि जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, सब तुक्के लगाते रहे कि इंटरनेट को आखिर हुआ क्या है। फिर IT की जो वफाकी वज़ीर हैं शिज़ा फातिमा, वो जो पूरा मलबा है वो उठाकर VPN पर डाल रही हैं। अब ये पूरी जो सूरत हाल है इससे कैसे निकला जाएगा और इसका क्या हल होगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुहेल मुनीर साहब IT एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो इंटरनेट है इसकी स्पीड का मसला हल नहीं हो रहा है। अब जाहिर बात है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार जुड़ा होता है इंटरनेट के साथ, तो उनको तो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मैंने जो आपने टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, बड़ी ज़बरदस्त की, आतिशी दीवार की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये टर्मिनोलॉजी। देखिए इशू क्या है, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। आपने VPN की बात की, सबसे मैं समझाऊँ कि VPN का मसला क्या है। VPN है क्या? आप अपने दफ्तर आएंगे घर से, आपके पास एक ज़रिया था जो फास्टेस्ट था कि आप गाड़ी चलाती और उसमें आ जाती, गाड़ी में बैठ के आप डायरेक्ट अपने दफ्तर पहुंच गए। दूसरा एक ज़रिए जो शायद ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता कि आप अपनी गाड़ी से करीबी मेट्रो स्टेशन जाती, मेट्रो बस पे बैठती, स्टेशन पे उतरती और अपने दफ्तर आती। अगर आप ये करती तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगता, कॉस्ट इफेक्टिव भी शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा होता। यही फैक्टर यहाँ पे VPN कहाँ कब इस्तेमाल होता है। VPN एक इस्तेमाल होता है, एक फ्रीलांसर है या एक कंपनी है, वो इंटरनेशनली US में, दुबई में एक कंपनी के साथ काम कर रही है। इंटरनेट में सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो सो दैट कि उनका जो ट्रैफिक जा रहा है उसमें कोई स्पाई ना कर सके, कोई उसमें इंटरफेयर ना कर सके, तो वो अपने कंप्यूटर या अपने दफ्तर से कस्टमर के दफ्तर तक VPN इस्टेब्लिश करते हैं ताकि उसके बीच में सिक्योरली सारा डेटा जा सके। एक VPN का इस्तेमाल यहाँ हो गया। दूसरा VPN का इस्तेमाल ये है कि मैंने नेटफ्लिक्स देखना है और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो वो कंटेंट दे रहा है, वो जो मैं देखना चाहता हूँ, जो वो अमेरिका में या लंदन में जो कंटेंट दे रहा है, मैंने वो देखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं VPN सेटअप करता हूँ और मैं लंदन के साथ UK के VPN के साथ सेटअप कर लेता हूँ। तो अब अगर मैं किसी याहू की वेबसाइट पे जा रहा हूँ या नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, तो उसे ये नज़र आता है कि मैं लंदन से कनेक्ट कर रहा हूँ, कराची से कनेक्ट नहीं कर रहा। तो दूसरी वजह जो मैं VPN यूज़ करता हूँ ये है। और तीसरी वजह ये है कि मैं US या UK या किसी और मुल्क के सर्वर्स पे जाता हूँ ताकि यहाँ पे जो मैं ट्वीट कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो वो जो अगर कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है तो मॉनिटर ना कर सके। ये 3 वजूहात हैं जिसके लिए मैं VPN यूज़ करता हूँ। सर्टेनली VPN में होता क्या है कि मेरी जो ट्रैफिक है, जो मैं डेटा भेज रहा हूँ, जो डेटा रिसीव कर रहा हूँ, वो इनक्रिप्ट होती है, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक उसकी साइज बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस वजह से एक फैक्टर जरूर जो शिज़ा फातिमा साहिबा ने, मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा, डेफिनेटली ट्रैफिक बढ़ती जरूर है, मगर उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस स्लो हो जाता है, मगर ओवरऑल सबके नेटवर्क का एक्सपीरियंस या सबके नेटवर्क में ये इशू शायद उस वजह से ना हो। नंबर 1। दूसरी चीज़ सर्टेनली मैं जानता हूँ, शायद आप भी प्रॉपर्ली नहीं जानते कि क्या मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही। जो आप अखबारों में भी सुनते हैं कि एक फायरवॉल, जैसे आपने आतिशी दीवार बोला, जो कि उस जो ट्रैफिक जा रही है उसको रीड करेगी। तो हमारी ओवरऑल पाकिस्तान सोसाइटी में बहुत दफ़ा डिमांड्स रही हैं PTA से, जब ये गुस्ताखाना खाकों वाला मसला हुआ, ये इस तरह के इश्यूज़ आए, ऐसा कंटेंट जो इंटरनेट पे होता है जो कि हम जिससे अपनी सोसाइटी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो बहुत दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने PTA को बोला कि जी आप इसके ऊपर एक्शन लें, आप इंश्योर करें कि पाकिस्तान में किसी के पास ये मवाद ना आ सके, उसे एक्सेस ना कर सके। तो उसको करने के 2 तरीके थे। हमने आतिशी दीवार लगाई, फायरवॉल लगाई, और वो फायरवॉल क्या करती है, वो ये कहती है कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर से आपके पास ट्रैफिक ना आ सके, याहू से आपके पास ना आ सके। बट उसके लिए अगर हम जो करंट पहले फायरवॉल टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे, उसमें होता ये था कि मुझे पूरी साइट बंद करनी है। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं याहू तो देखूं, मगर याहू के अंदर यूट्यूब तो देखूं, मगर यूट्यूब के अंदर मैं वो पर्टिकुलर कंटेंट ना देख सकूं, तो
तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन जिसे हम कहते हैं कि हर एक पैकेट को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो अपेरेंटली जो हम सुन रहे हैं कि ये आतिशी दीवार लगी, दैट वाज टू इनेबल दिस डीप पैकेट इंस्पेक्शन, अगर ये लगी। और सर्टेनली उसकी वजह से अगर कुछ स्लो हुआ है तो मैं नहीं समझता वो टेक्नोलॉजी का इशू है। मैं समझता हूँ कि अगर उस वजह से ये स्लो हुआ है तो ये इट्स मोर अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह वो इम्प्लीमेंट हुई है, उसके इश्यूज होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली ये लॉजिकल था कि इतना बड़ा स्टेप लेते वक्त गवर्नमेंट को या जिसने भी ये इम्प्लीमेंट किया, दे शुड हैव फर्स्ट टेस्टेड इट इन अ टेस्ट एनवायरनमेंट एंड देन ब्रॉट इट इन अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो ये ऐसा, और टिपिकली जब भी आप कोई ऐसा बड़ा आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बैंक अगर जाके ऐसा कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगा तो सबसे पहले वो इसे एक टेस्ट एनवायरनमेंट। अच्छा, एक चीज़ ज़रा बताइएगा डॉक्टर साहब, अब ये नुकसान हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? ये नुकसान जिम्मेदारी, देखिए बात ये है कि इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू। आप सबसे पहली चीज़, जो हमारी नॉलेज इकोनॉमी वर्कर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त इशू आ रहा है, क्योंकि अगर वो अपने किसी कस्टमर को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे कॉल सेंटर सर्विस चला रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाकिस्तान में कर रहा हूँ, और जो कि हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लेके आ रहा है, और हर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है, और ऑल ऑफ अ सडन जब आपका नेटवर्क बंद हो जाता है तो आपका वो कस्टमर जो ऑलरेडी आपके ऊपर, ऑलरेडी पाकिस्तान को बिजनेस देने से पहले बाहर की कंपनी 4 दफा सोचती है कि एक रेपुटेशन का इशू है, पाकिस्तान का एक इमेज खराब है, लाइक इट और नॉट, दैट अनफॉर्चुनेटली इज द केस। और आईटी मिनिस्ट्रीज ने, पिछली गवर्नमेंट्स ने, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, बाशा जैसी एसोसिएशन ने बहुत एफर्ट की है कि इस इमेज को इम्प्रूव किया। और सिर्फ ये एक इशू जो फायरवॉल का या नेटवर्क कनेक्टिविटी का, फायरवॉल का इशू नहीं, मैं कह रहा हूँ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, इस एक चीज़ ने उन सारी एफर्ट्स पे पानी फेरा, क्योंकि वही कस्टमर मुझे कहते हैं कि तुम्हारे मुल्क में नेटवर्क का इशू है, मैं तुम पे कैसे तुम्हें अपना सारा सिस्टम दे दूँ। कि मैं एक ऐसे बिजनेस को जानता हूँ जो यूएई की एक बैंक है, जिसकी प्रोडक्ट, जो अपनी मेन सर्विसेज उसने उस कंपनी को दी हुई थी कि वो पाकिस्तान में लोग बैठ के उनकी वो सर्विसेज बैक एंड पे प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं। अब अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो वो सर्विस नहीं दे सकेंगे सर्टेनली। तो इसकी वजह से जो रेपुटेशनल डैमेज है, और आप भी समझते हैं कि हर चीज़ में। अच्छा, एक और सवाल डॉक्टर साहब मेरे ज़हन में आ रहा है कि ये जो अभी फायरवॉल के हवाले से मैं जानना चाह रही हूँ कि जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं कि जी शायद उनका जो डेटा है वहाँ तक रसाई मुमकिन हो सकती है, या सीधा सीधा वो कह रहे हैं जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है। इस हवाले से ज़रा नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। सॉरी, दोबारा ये सवाल करेंगी आप प्लीज़? बहुत से जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो ये फायरवॉल है इसकी वजह से उनका जो डेटा है वो सेफ़ नहीं होगा, वो सिक्योरिटी के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है आम लोग जो हैं। इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। देखिए, मैं अगर लेट्स से मैं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। इसका मतलब ये है कि मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन के बीच में जो ट्रैफिक है वो एन्क्रिप्टेड है। अगर कोई इस ट्रैफिक को कैप्चर कर भी लेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो मेरा पर्सनल डेटा है, जिस तरह व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, वो इनक्रिप्टेड है, उस डेटा तक कोई रसाई नहीं कर सकता। नंबर 1। सिर्फ ये हो सकता है कि अगर व्हाट्सएप का ग्रुप्स हैं, आप और मैं एक ग्रुप में जिसमें 15 और लोग हैं, तो सिर्फ किसी को ये पता चल सकता है कि अच्छा यार इसके ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। जो एक्चुअल मैसेज है वो कोई बीच में आके इंटरसेप्ट करके तो नहीं ले सकता। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग इश्यूज हो सकते हैं कि मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने उसका स्नैपशॉट लेके आगे फॉरवर्ड कर दिया या किसी को दे दिया, वो एक अलग चीज़ है, मगर जो कम्युनिकेशन है वो नहीं आ सकता। अच्छा, जो डीप, अगर ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल है भी, तो ये कर क्या रहे, ये है कि यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर चैनल है, एक पर्टिकुलर हमें पता है कि ये चैनल, ये जो स्ट्रीम थी, ये इस पे एक गुस्ताखाना खाका है, हमने इसे रोकना है, ठीक है। तो डीप पैकेट इंस्पेक्शन आपको अलाउ करेगी कि आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को जाके रोक सकें। ठीक है, यहाँ तक भी हो सकता है, मुमकिन हो कि नेटफ्लिक्स आ रहा है बट उस पर फलानी मूवी जो है वो नहीं आ सकेगी। तो
इस टेक्नोलॉजी ठीक है से जी। ये आप प्रोसेस में जाता है, मगर जो आपकी एंड टू एंड कम्युनिकेशन है वो बहुत हद तक सेफ है, दैट इज ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अब ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, या तो ये जल्द से जल्द हल हो जाए। अब इसमें आईटी के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ दूसरे ममालिक से आईटी में इन्वेस्टमेंट कोई करेगा इस तरह के हालात में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ा इशू है। ओवरऑल इसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। हम ये समझते कि आज पाकिस्तान की 66% पॉपुलेशन 2/3 यूथ है, ठीक है, एंड डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सोसाइटी इज समथिंग एवरीबडी इज गोइंग टुवर्ड्स दैट। हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा एक फार्मर, उसको डिजिटल एग्रीटेक कैपेबिलिटीज अवेलेबल हो, उसे डिजिटल इकोनॉमी जो फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं वो उस तक अवेलेबल हो। और तो इसके लिए बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट होना चाहिए, हो भी रहा है, गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट। बट जब इस किस्म के इश्यूज आते हैं तो ये परसेप्शन इज परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी वाली बात है कि वो परसेप्शन खराब करती है, और उस परसेप्शन की वजह से ट्रस्ट कम होता है डिजिटल के ऊपर, जो ज़्यादा बड़ा मसला है। फिर मेरा, अगर जैसे मैंने कहा, हमारा इस वक्त इकोनॉमी का एक बड़ा सिग्निफिकेंट इन्हिसार एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, नॉलेज इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, कॉल सेंटर एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। वहाँ पे उनको ऑलरेडी पाकिस्तान बेचने, पाकिस्तान का इमेज के ये कॉन्सेप्ट कि वो बाहर का कस्टमर पाकिस्तान की कंपनी को बिजनेस दे, ये ऑलरेडी एक अपहिल टास्क होता है इन कंपनीज के लिए। और अगर उसके साथ ये एक रेपुटेशनल इशू आ जाए कि यार तुम लोग के पास तो इंटरनेट के इश्यूज हैं, तुम्हारा तो इंटरनेट हर महीने 2 महीने बाद किसी न किसी इवेंट पे इंटरनेट बंद हो जाता है, तो उसको फाइट करना उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन छोटे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। आज आपकी 3 बिलियन के आसपास अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है, और जिसको हर गवर्नमेंट 5 से 6 बिलियन पे लेके जाना चाहिए, आपके मुस्तकबिल का इन्हिसार इस डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल एक्सपोर्ट के ऊपर है, और उसमें ये ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा इशू। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी बहस हो रही है डॉक्टर साहब के चंद लोगों की वजह से, या जो भी ये हो रही है, बाकी जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? अब बहुत से लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि योमिया तकरीबन, अब ये देखें ना, ये 6 दिनों में योमिया 5 करोड़ के करीब बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। जी, मैं बिल्कुल से मुत्तफिक हूँ। देखिए, पॉलिसी मेकर जो है वो डेफिनेटली बेस्ट इंटरेस्ट में सोच के कुछ करता है, मगर ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर ये फायरवॉल का इशू है, और अगर उसकी वजह से जो भी गलत इम्प्लीमेंटेशन हुई है, डिसरप्शन हो रही है, तो बेस्ट मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि इसको एबॉर्ट करके, रीवैल्यूएट करके दोबारा इम्प्लीमेंट किया जाए। यू लर्न एंड यू इम्प्रूव, राइट। अगर एक हमने देखा, अगर ये इशू इस बेसिस पे हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, कोई फायरवॉल डिप्लॉय की है, और उसकी वजह से स्लो हो रहा है, तो फिर लॉजिकल ये होना चाहिए कि इस वक्त उसको अबॉर्ट करें, कंसल्टेशन करें, दोबारा इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि एक बेस्ट इंटरेस्ट में उन्होंने अगर डिसीजन लिया है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे अबॉर्ट करके आगे चलना चाहिए। ये जो करंट डिसरप्शन है, दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ डैमेज टू द पाकिस्तान इकोनॉमी एंड द पाकिस्तान इमेज। ठीक है जी, चलें, आप इसमें इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस तरह अभी तक इसको हैंडल किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये काफ़ी है या इसके अलावा आप कुछ करना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द हम इसके हल की तरफ जाएं, क्योंकि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है? देखिए, मैं आपकी बात से मैं क्योंकि इस डिफरेंट इकोसिस्टम में इन्वॉल्व भी हूँ, मैं ये बजाते खुद जानता हूँ कि गवर्नमेंट का इस वक्त बहुत प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट के तमाम गवर्नमेंट्स की पाकिस्तान में टॉप प्रायोरिटी है कि डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देनी है, दे रहे हैं, फोकस भी है। मगर इस वक्त ये जो करंट इशू है, दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज, रेपुटेशनल डैमेज, ट्रस्ट डैमेज, तो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए फौरी तौर पे, और दिस इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये बहुत मुश्किल होगा रिकवर करना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल साहब आपके वक्त। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।